नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको राजस्थान रीट परीक्षा का बाल विकास प्लस पेडागॉजी दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा, जिसका भाग फर्स्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है दोस्तों, याद रखना, जो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके क्या सारे क्वेश्चन लेंथी होते हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कॉलर कौन था, एक मनोवैज्ञानिक थे, यह सिद्ध करना चाहते थे ए, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, बी, स्वायत्तता यादृच्छिक क्रिया, सी, संज्ञानात्मक संकार्य, डी, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। क्या आएगा? सी, संज्ञानात्मक संकार्य। अब बात किए जाए इसका संज्ञानात्मक कार्य सी होता है। आपने सुना हो कोलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब दोस्तों, कोलबर्ग ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया था, उसमें क्या गया, उसको इंग्लिश में अपन कह सकते हैं इसको कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। अब मैं आपको इंग्लिश इसलिए बताऊंगा जिसमें क्या है, कभी क्वेश्चन उसमें अगर मान लो अंतर्दृष्टि सिद्धांत ना पूछा जाए, उसमें कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी पूछ ली जाए, तो उसमें क्या है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने कहा कि किसी समस्या की उपस्थिति होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है और उसका ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि वो एक समस्या, किसी व्यक्ति अगर कोई समस्या आती है तो उसका पहले सबसे उसका निरीक्षण करेगा, उसका ध्यान केंद्रित करेगा और उसको समझेगा और उसका क्या हल निकालेगा, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। तो इसी के अंदर क्या है, इसको कैसे भी उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा किसी एक नई लैंग्वेज को अगर सीखते हैं तो प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए। ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार से, बी, वाक्यों के निर्माण से, सी, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, जैसे कि वाक्यों निर्माण से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्य तो बहुत दूर की बात हो जाती है। शब्दों के निर्माण से हो सकता है, अक्षर एवं शब्दों की मध्य संचार से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए। क्योंकि बात की जाए इसके लिए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अब इसका राइट आंसर ए क्यों होगा? अगर अपन बात की जाए, सबसे पहले अक्षरों व शब्दों के मध्य संचार से सीखता है, तो अपन किसी भी नई भाषा सीखने के लिए भाषा से संबंध अक्षरों व शब्दों की मध्य संयोजना जानकारी प्रथम होती है। क्योंकि बच्चों को अगर किसी भाषा को सीखना चाहता है तो सबसे अक्षर व शब्दों की मध्य की संचार जानकारी होना प्रथम आवश्यकता है, तभी वो आगे चल के सीख जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो अक्षर सीखेगा, फिर शब्द सीखेगा, जब तो वाक्य पे आएगा। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जी समझ लीजिए, एक बहुत IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा, चाहे वो MP टेट हो, सी टेट हो, EP टेट है, राजस्थान टेट, कोई भी टेट हो, सही में पूछा जाता है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है किस प्रकार के छात्र शामिल, उन्होंने कहा समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ए, केवल विशिष्ट छात्र, बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र, सी, केवल सामान्य छात्र, डी, बहुप्रतिभा और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका राइट आंसर जाएगा तुम्हारा, आप सोच सकते हो, अगर इसमें नेगेटिव की बात की जाए तो केवल आ रहा है तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी केवल आ रहा है, ये भी कट गया। और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र हो सकती है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी। अब इसका राइट आंसर बी जाएगा। आप सोच सकते हैं इसका बी समावेशी कक्षा की बात करता है,
तो समावेशी कक्षा का सीधा सा मतलब होता है उसमें क्या है, सामान्य और विशिष्ट। अगर सामान्य की बात की जाए, एक सामान्य छात्र होता है, एक विशिष्ट छात्र होता है, तो दोनों को क्या एक साथ पढ़ाया जाता है। इसमें चाहे वो एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई भी किस प्रकार का छात्र है, उसे चाहे वो दिव्यांग हो, दृष्टिबाधित हो, कोई भी किसी प्रकार हो, सभी में क्या उनकी शिक्षण गतिविधि में भाग लेने का उनका सभी का सामान्य अधिकार होता है। उसी को सामान्य समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसी राइट आंसर क्या जाएगा, बी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अब बात की है गणित संबंधी, गणित की बात की गई इसमें, और अक्षमता से परिभाषित करता है। ए नीरसता संबंधी दोष, बी पठन दोष, सी गणना दोष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस बात का गणित की बात की, गणित का मतलब क्या है, गणना करना, तो उसका स्वाभाविक सी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी क्या है, गणना दोष। क्योंकि नीरसता तो हो ही नहीं सकती, पठन हो सकता है, जो हो सकता था, लेकिन क्या गणित की बात कर रही है, तो क्या है गणन दोष। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। अब गणना दोष क्या होता है, गणने का सीधा सा मतलब उसमें गणना दोष को कभी कभी गणित संबंधी ये बात, गणना दोष में इंग्लिश वर्ड में कभी क्या है डिसकैलकुलिया ही पूछ लिया था। क्या पूछा जाए, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया के नाम से भी इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसमें डिसकैलकुलिया में क्या होता है, अगर इसमें दो अंकों के बीच में क्या है, बच्चा इसमें फर्क नहीं कर पाता कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, शब्दों को क्या है वो जोड़ने, घटाने और गिनती करने में क्या वो असमर्थ होता है, इसलिए क्या गणना दोष उसी से कहा जाता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पर वही तुम सोच सकते हो, पहला क्वेश्चन जो समावेशी गण के पूछ ली गई वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समावेशी गण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशी सफलता के लिए आवश्यक है। ए क्षमता निर्माण का अभाव, बी अभिभावकों की भागीदारी ना होना, सी अलगाव, डी संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर जाएगा 4। क्या जाएगा, 4 संवेदनशीलता। अब बात की है संवेदनशीलता, वैसे ही क्या समावेशी गण, इसमें नेगेटिव अभाव की बात कर लीजिए, नेगेटिव जो तो वैसे ही हो गया, अभिभावकों ना होना ये नेगेटिव हो गया, अलगाव ये भी नेगेटिव, तो ऑलरेडी वैसे ही तुम्हारी संवेदनशीलता आ गया। अब बात के लिए समावेशीकरण क्या होता है, समावेशीकरण में क्या होता है, समावेशीकरण एक प्रकार की संवेदनशीलता होती है। क्या होती है, संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता के अंतर्गत क्या होता है, संवेदनशीलता के अंतर्गत क्या है, एक सामान्य और विशिष्ट के बीच के जो अलगाव होता है उसकी पूर्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम निभाना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें जो अभाव, भागीदारता, ये सारी चीजें उसमें बाध्यता की बात करता है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका, डी समावेशीकरण में आवश्यक तत्व इसी को माना जाता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। उन्होंने कहा है संवेग यानी इमोशनल का तत्व नहीं है। ए व्यवहारात्मक, बी दैहिक, सी संज्ञानात्मक, डी संवेदी। तो 6 का राइट आंसर जाएगा डी संवेदी। संवेदी क्या है, संवेगात्मक का तत्व नहीं है, बल्कि क्या व्यवहारात्मक है, दैहिक है, संज्ञानात्मक है, तो जी इसका नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या जाए इसका डी। क्यों पूछा क्या गया था, नेगेटिव। अब क्या इसको अपन संवेदी की अगर बात करें, इसको अपन क्या इमोशनल भी कह सकते हैं। संवेदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमोशनल। संवेग को क्या बोलते हैं, इमोशनल। क्या बोलते हैं, इमोशनल, इमोशनल। अब इमोशनल क्या होता है, इमोशनल के अंतर्गत ये क्या एक तरह से इंग्लिश रूपांतरण है। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें मनुष्य की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुख, दुख, क्रोध, भय, घृणा, ये सारी चीजें अनुभव उसमें मिलते हैं। ये क्या रोजमर्रा की जिंदगी से आता है, इसी राइट आंसर क्या है इसका डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है। इनमें क्या है, शिक्षण की अच्छी विशेषता नहीं है। देखो नेगेटिव पूछ लिया गया।
हमेशा ये IMP क्वेश्चन समझा करो, जो भी नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जामों में यही ऐसे क्वेश्चन तरह के पूछ लिए जाते हैं। ए स्वेच्छाचारी, बी जनतांत्रिक, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी वांछनीय सूचना देने वाला। तो 8 का राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए क्या? वांछनीय कार्य। अब इसमें अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जबकि तुम बात किया अच्छे शिक्षण की सारी विशेषताएं जनतांत्रिक होती है, सहानुभूति होती है, वांछनीय सूचना होती हैं, सिर्फ ये स्वेच्छाचारी नहीं होती। अब इसमें कहते हैं बात की एक अच्छे शिक्षण की विशेषता के अंतर्गत क्या है, उसमें क्या है, उचित वातावरण वांछित सूचना प्रदान करना होता है। यानी कि उसमें क्या है, जनतांत्रिक, अगर आपने सच्चे शिक्षण की विशेषता की बात किया, जनतांत्रिक सहानुभूति क्या है, एक अच्छा वातावरण होना जरूरी है, जबकि ये क्या है, स्वेच्छाचारी इसमें नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उन्होंने कहा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशनल का प्रत्याशी सिद्धांत किसके द्वारा दिया है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी टेट हो। ए विक्टर ब्रूम, बी मास्लो, सी हर्जबर्ग द्वारा, डी स्किनर द्वारा। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते हो आप, ए। क्या है? ए विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम के द्वारा क्या है, प्रत्याशी सिद्धांत दिया गया था। अब प्रत्याशी सिद्धांत दिया गया, तो प्रत्याशी सिद्धांत ये कब दिया गया था, बात कहीं कोई भी आता है तो प्रत्याशी सिद्धांत दिया 1964 में। 1964 में ये प्रत्याशी सिद्धांत दिया गया था। अब उसमें क्या कहता है, इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति की तय करेगा कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने आत्मसात को कब काबू करेगा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि व्यक्ति अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कितने अपने आत्मसंयम को कब लागू कर सकता है। इसी राइट आंसर क्या जाएगा? ए। वो तो डायरेक्ट सीधा ही पूछ ले जाता है, प्रत्याशी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम के द्वारा 1964 में। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? उन्होंने कहा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ए व्यक्तिक, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी सूचना प्रक्रिया कारण, डी व्यवहार परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर जाएगा सूचना प्रक्रिया कारण। क्या जाएगा? सूचना प्रक्रिया कारण। अब प्रक्रिया सूचना का कारण क्या होता है, इसके अंतर क्या है, इसमें मुख्य रूप सूचना तकनीक के विकास संबंधी अहम होता है। इसमें क्या है, सूचना अपन जो देते हैं उसमें क्या है, इसमें विकास की जो प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से शिक्षण कौशल तथा अग्रिम रणनीति पर निर्णय लेने में आसानी होती है। व्यक्ति अगर कोई चीज का निर्णय लेता है तो उस पर क्या है, सूचना द्वारा आसानी होती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी सा उपयोगी है? उन्होंने कहा कौशल के स्थानांतरण से कौन सा उपयोगी है? ए कौशल अंतरण, ए गति है ना कि उद्देश्य, बी रेखीय अभिक्रियम, सी साकीय अभिक्रिया, डी तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, ए। क्या जाएगा? ए। क्यों? कौशल एक अंतरण गति है ना कि उद्देश्य है। क्योंकि आदमी का कोई कौशल होता है तो कौशल क्या, एक गति है ना कि इसका एक उद्देश्य। इसी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए। अब बात की जाए कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना है, उसकी क्षमता परिवर्तन लाने से तात्पर्य है कि एक प्रक्रिया यानी गति से है जो निरंतर गतिमान होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर गति की क्षमता विकास को लाना है तो उसमें क्या गति परिवर्तन होती रहती है, जो व्यक्ति के मूलभूत रूप में परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति की जो मूल परिवर्तन है उसमें क्या है, उसको परिवर्तन लाता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है?
निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र है? अनिश्चितता से निश्चितता की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है, जबकि निगमन से आगमन की ओर नहीं। क्योंकि इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आप सोच सकते हो, लग रहा हो राइट इसमें आगमन से निगमन की ओर होता है, ना कि निगमन से आगमन की ओर, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। उन्होंने कही सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी योजना बनाना, डी प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी, योजना बनाना। योजना बनाना क्या है इसमें? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। अब योजना बनाने की अगर बात की जाए, तुम सोच सकते हो, अब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत को क्या एक सूक्ष्म शिक्षण को नियंत्रण अभ्यास की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें किसी निश्चित शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नियंत्रण परिस्थितियों में का अभाव भी करना संभव हो जाता है। अब योजना बनाने के अंदर क्या है? उसमें योजना बनाने की प्लानिंग में कई चीज़ें होती हैं। इसमें शिक्षण में कई चरणों को शामिल किया, जैसे योजना बनाना है, पठन है, फीडबैक है, ये सारी चीज़ें। एक प्रथम पद की बात की, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले योजना प्लानिंग करता है कोई भी चीज़ के लिए। इसे राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन अवबोध शिक्षण में शामिल है? ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना करना, डी अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण यानी खोज करना। तो अवबोधन में सबसे शामिल क्या? अन्वेषण है। अब अन्वेषण के अंतर्गत क्या जाता है? अन्वेषण क्या है? छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने और छात्रों आवश्यक सूची उत्पन्न हो सके। उनने कहा कि अवबोध के स्तर में क्या अन्वेषण करता है? तो कुछ चीज़ की उसमें अधिक से अधिक उनको अवसर भी मिलना चाहिए, उसी सूझबूझ उसमें उत्पन्न कर सके, उसी कोई जानकारी एकत्र कर सकें। ये क्या है? अन्वेषण में शामिल होता है। इसके राइट आंसर क्या जाएगा? डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी, वेरी आईएमपी, ये तो कई बार पूछ लिया है थोड़ी। मनोवैज्ञानिक कौन भाषा विकास से संबंधित है? ए पावलोव, बी बिने, डी चोम्स्की, डी मास्लो। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, चोम्स्की। क्या इसका राइट आंसर? चोम्स्की, नोम चोम्स्की। अब नोम चोम्स्की ने कहा कि सबसे पहले बच्चे क्या भाषा सीखता है, उसके बाद विचार आते हैं। तो उन्होंने कहा है, नोम चोम्स्की ने क्या है, नोम चोम्स्की कहाँ की, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है नोम चोम्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो नोम चोम्स्की थी तुम्हारे अमेरिका की। कहाँ की थे जी? अमेरिका की। कहाँ के? अमेरिका की थी। अब अमेरिका के थे। अब उन्होंने कई सिद्धांत है, जैसे जेनेटिक ग्रामर का सिद्धांत दिया। इस प्रकार से नोम चोम्स्की ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये सीधा ही पूछ लिया था भाषा विकास से संबंधित कौन सी, राइट आंसर क्या आएगा? सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था, और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।